तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए धीरे-धीरे वो घड़ी नज़दीक आ चुकी है जिस घड़ी का सबको इंतज़ार है और जिस चीज़ का सबको इंतज़ार होता है वो घड़ी बहुत ही दर्दनाक होती है। तो उस दर्दनाक को खुशहाल बनाने के लिए आपको पढ़ाई करना है और जोरदार पढ़ाई करना है और तब तक पढ़ाई करना है जब तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। ये मांझी का वही वाला लाइन आपको याद करके रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसी को तोड़ने के लिए आपके साथ आपके अभिनव सर मैथ्स वाले आ चुके हैं। एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कैलकुलस कंप्लीट किया था और कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद मैंने बताया था कि अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। अभी क्लास 12 में अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो आज से 8 से 10 नंबर मिलता है और आईसीएसई बोर्ड के लिए बात करें तो 13 नंबर और यूपी बोर्ड के लिए बात करें तो 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। जहां पे एक मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन दैट इज 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बोर्ड आना है, ये कंफर्म है। अब जो चीज कंफर्म है उसको और सॉलिड बनाने के लिए, उसकी तैयारी को और सॉलिड करने के लिए हम आज प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रोबेबिलिटी कि आप लोग स्टार्टिंग क्लास 8 से शुरू कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर क्लास 9 में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, 10th 11th और बाद में आते हैं क्लास 12 में। तो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी उन सभी से थोड़ा सा रिलेट करती है और चीजों को आगे मूव फॉरवर्ड करती है। तो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में हमको क्या-क्या चीजें पढ़नी है, कैसे हमको करना है, सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए आज क्लास को बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, कोशिश कीजिए उसका आंसर देने के लिए। आप लोग बस वीडियो देखते हैं और डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते। हम डिस्क्रिप्शन में जानबूझ के क्वेश्चन डालते हैं कि वो बच्चा जो कि एकदम सिंसियर है और पढ़ना चाहता है उस क्वेश्चन को लगाए और चीजों को समझे। वो क्वेश्चन जो होता है वो एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चन होता है, जिससे कि जो भी आपने पढ़ा सिलेबस में, जो भी उस चैप्टर में पढ़ा उसको कंक्लूड करके उस क्वेश्चन को आप लगा पाएँ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टी 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 इसकी आगे की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? किसी भी चीज़ की होने की जो चांस होती है, ठीक है? किसी भी चीज़ की होने की जो चांस होती है, जैसे मान लीजिए आप घर में गए और मम्मी से मार खा गए, तो मम्मी से मार खाने का जो चांस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। आज हम स्कूल गए और उनसे मुलाकात हो गई, तो उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये भी क्या है? चांस है। तो ये जो चांस है, ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। आज आप खाना खाएँ और आपका पेट खराब हो गया, तो पेट खराब होगा या नहीं खराब होगा, इसकी भी क्या है? चांस है, ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हैं? आप सुबह उठे और सूरज नहीं निकला, इसकी भी क्या है? चांस है। तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हर एक चीज़ से क्या करती है? रिलेट करती है। बट क्लास 12th में जो चीज़ें पढ़नी है उसको समझिए। क्लास 12th में सबसे पहले आपको पढ़नी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़नी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। दूसरी टॉपिक जो होती है वो पढ़नी है हमको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फिर थर्ड चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है टोटल प्रोबेबिलिटी। वो क्या पढ़नी है? टोटल प्रोबेबिलिटी। फोर्थ जो चीज पढ़नी है वो हमको पढ़नी है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। और जो फिफ्थ पढ़नी है वो पढ़नी है रैंडम वेरिएबल। क्या पढ़नी है हमको? रैंडम वेरिएबल। अब इसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में एक सब पार्ट होता है जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है? क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या कहते हैं उनको? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सब पार्ट है। तो ये जब सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेस थ्योरम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये मान लीजिए आज तक के इतिहास के पेपर, मैथ्स का अगर क्लास 12th का आप पेपर लेते हैं किसी भी बोर्ड का, उसमें बिना बेस थ्योरम के आज तक पेपर नहीं बना है। इतिहास में कोई भी पेपर ले लीजिए, कोई भी पेपर इतिहास का मैथ्स का उठा लीजिए, क्लास 12th का अगर है तो विदाउट बेस थ्योरम नहीं बना है। चाहे कोई भी कंपटीशन के आप पेपर उठा लीजिए जो कि क्लास 11 12th के लेवल पे आता है,
बेस थ्योरम के बिना वो भी पेपर नहीं बना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। तो क्या होता है उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम शुरू करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अब जैसे समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाम में ही पता चल रहा है किसी चीज की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विथ सम कंडीशन। क्या करनी है? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विथ सम कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग पार्टी में चलेंगे, आज हम लोग पार्टी में चलेंगे। तो पार्टी में चलने का प्रोबेबिलिटी अगर सिंपल सी बात हो तो ठीक है। अब आज हम लोग पार्टी में चलेंगे, अगर मैं 6 बजे घर पे आ गया तो क्या लग गया? पार्टी में चलने के लिए कंडीशन, कि अगर मैं 6 बजे घर पे आऊंगा तब पार्टी में चलेंगे। अब मान लीजिए अगर हम पार्टी में गए, दैट मीन्स कि हम 6 बजे आए होंगे। मैं खाना खाऊंगा अगर आलू पराठा बना होगा तो मैं खाना खाऊंगा अगर आलू पराठा बना होगा तो मेरे खाने की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करिए? कंडीशन क्या है? आलू पराठा की। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा खेल लो, तो बेटा खेलने का नाम सुन के खुश हो गया। क्यों? क्योंकि खेलने के लिए वो कहाँ कहाँ जा सकता है? घर में भी खेल सकता है, बाहर भी जा सकता है, या कहीं पे भी जा सकता है खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ाया है, वैसे ही उनके पिताजी के पीछे से आवाज आई कि बेटा अगर घर के बाहर निकले तो तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो कंडीशन क्या लग गया? कि अब गेम खेलना है लेकिन घर के अंदर। तो गेम जो खेल रहे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं? घर के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो सिर्फ वही गेम खेल सकते हैं जो कि घर के अंदर है। तो आपका गेम खेलने पे क्या लग गया? कंडीशन लग गया। दैट मीन्स कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक हमारा इवेंट होगा ई और दूसरा भी इवेंट होगा एफ, और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी ई विथ कंडीशन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ कंडीशन एफ पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ कंडीशन एफ। तो ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एफ के कंडीशन में, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो चला जाएगा बाद में, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी वो आ जाएगा पहले। अब बात को समझिए। अब जैसे मैंने कहा कि वो लड़का गेम खेल रहा है, तो लड़का गेम कैसे खेल रहा होगा? तो आपने अगर वो गेम खेल रहा है तो वो गेम खेल रहा होगा जो घर के अंदर होगा, घर के बाहर वाला गेम नहीं खेल रहा होगा। दैट मीन्स कि जो बाउंड्री आपके पास पहले इतनी थी, दैट इज पूरा सैंपल स्पेस था, वो सैंपल स्पेस कंडीशन लगने के कारण इतना हो गया। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना खा रहा हूं तो कुछ भी खा सकता था, लेकिन कंडीशन मैंने क्या लगाया कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब आलू का पराठा बना होगा। दैट मीन्स जो इतना बड़ा सैंपल स्पेस था कि कुछ भी खा सकता था, ईटा पत्थर गिट्टी कंकर जो भी, अब वो गिट्टी पत्थर ईटा कंकर किस में बदल गया? आलू के पराठा के अंदर। दैट मीन्स इतना बड़ा जो सैंपल स्पेस था वो सैंपल स्पेस क्या हो गया? छोटा हो गया। जैसे मान लीजिए आप कहीं कोचिंग जाते हैं पढ़ने या फिर कहीं स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो वो पूरा स्कूल क्या है? आपका सैंपल स्पेस है कि आप पढ़ने पहुंच गए। अब कहा गया कि आप क्लास 12th के बच्चे हैं, तो आप किस क्लास में पढ़े होंगे? तो क्लास 12th में पढ़े होंगे। तो कंडीशन कहाँ लग गया? तो उस क्लास 12th में ही आप मिलेंगे, पूरे स्कूल में आप नहीं मिलेंगे। तो पूरा जो सैंपल स्पेस था वो किसमें चेंज हो गया? उस क्लास 12th में चेंज हो गया। अब क्लास 12th का जो भी सेक्शन है, तो वो क्या हो गया? कंडीशन लग गया। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ कंडीशन F की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। भी ये क्या हुआ? तो यहाँ पे जो टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस था वो कन्वर्ट हो गया किस में हमारा? वो कन्वर्ट हो गया हमारा किस में? तो F में। दैट इज जो कंडीशन था अब वो छोटे से में हो गया। और जो हमको चाहिए और जो कंडीशन है, जब दोनों मैच करेगा तभी काम बनेगा। मतलब हम गेम खेलना चाहते हैं और घर वालों ने कह दिया कि घर के अंदर खेलो, तो अगर हम गेम खेलना, दैट मीन्स कि हम गेम खेलना चाहते थे और वही गेम खेल पाएंगे जो घर के अंदर है। दैट मीन्स दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। इसलिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। होप सो कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, भाई प्रॉपर्टीज की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है बच्चा। प्रॉपर्टीज जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ये हमारी पूछ ली जाती है एक नंबर में, दैट इज एमसीक्यू में। क्या होता है समझिए। पहली प्रॉपर्टी कहती है, मान लीजिए किसी इवेंट की, आप किसी भी इवेंट को आप सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में निकाल लें। मतलब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी विथ कंडीशन सैंपल स्पेस, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी विथ कंडीशन सैंपल स्पेस आप फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा? बात को समझिए। तो आपको अभी हमने पढ़ा ये क्या किसके इक्वल होगा? ई इंटरसेक्शन एस अपॉन पी ऑफ एस।
ई इंटरसेक्शन एस क्या होगा? तो आपने को ये ई इंटरसेक्शन एस अगर बात करें तो किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल के साथ करते हैं तो वापस से वही सेट मिलता है। हमने किसमें पढ़ा है? सेट में। तो ई इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई हो जाएगा। और किसी भी सैंपल स्पेस की होने की प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस का मतलब कि कुछ भी हो जाए वो आप ही के फेवर में है। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आएगा तो आप ही जीतेंगे और टेल भी आएगा तो आप ही जीतेंगे। और मान लीजिए गलती से सिक्का कोई लेकर भाग गया तो भी आप ही जीत रहे हैं। बात क्लियर? तो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। तो दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ई। दैट मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद द कंडीशन ऑफ सैंपल स्पेस देन दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। जैसे कि नॉर्मल हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए आप किसी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं विद सम कंडीशन, कि उस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें विद सम कंडीशन ऑफ द इवेंट। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपने को दैट विल बी आल्सो इक्वल टू इंटरसेक्शन अपॉन दिस अपॉन पी ऑफ ई हो जाएगा। जो कंडीशन होता है वो कहाँ जाएगा था? डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आपने को पी एस इंटरसेक्शन ई, ये क्या होगा? पी ऑफ ई के इक्वल होगा। और नीचे भी क्या है? पी ऑफ ई है। तो पी ऑफ ई कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होप सो की भी बात आपको समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसी सेम इवेंट के होने की और उसके ना होने की। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की और हेड ना आने की जो प्रोबेबिलिटी होता है उनका सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये हमने बहुत पहले पढ़ा है। तो इसी सेम इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी विद कंडीशन एफ और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी विद कंडीशन एफ जो है वो भी हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विद कंडीशन एफ और उसी सेम इवेंट की ना होने की कंडीशन विद कंडीशन एफ इज आल्सो इक्वल टू 1। होप सो कि ये बात आपको समझ में आएगा। अब यहीं से एक और प्रॉपर्टी आती है क्या? तो आपने वो ये पढ़ा है कि पी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कंडीशन अगर अप्लाई किया तो ए यूनियन बी विथ कंडीशन एफ जो है वो पी ऑफ ए विथ कंडीशन एफ प्लस पी ऑफ बी विथ कंडीशन एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विथ कंडीशन एफ के इक्वल है। तो ये जो थी बेसिक हमारी क्या थी? प्रॉपर्टीज थी। क्या थी? प्रॉपर्टीज थी किसकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो इसके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम क्या होता है? खत्म। इतना कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। भैया क्वेश्चन नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। पहले मेरा काम क्या है कि पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं, ठीक है, वन शॉट वीडियो टाइप का, जिससे कि हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। फिर उस पर लगाएंगे क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपको जो डाउट्स है वो भी क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की, कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहता है। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होता है उसको देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बहुत ही बेसिक और बहुआ टाइप की चीज होती है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहता है? देखिए कंडीशन ये कहता है कि किसी एक चीज की होने की प्रोबेबिलिटी विद द कंडीशन ऑफ समथिंग, कि किसी एक चीज को होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट आपका हुआ, आप मर गए क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना था। तो कंडीशन क्या है कि आपने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए आप मर गए। अब हेलमेट पहने होते तो चांस होता बचने का, उसमें भी मर सकते थे क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा होता मरना है तो मर जाएंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, बात उसी तरीके से है। तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कोई कंडीशन नहीं कहता है। वो ये कहता है कि दो चीज अगर हो रही हैं तो दोनों चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मम्मी ने भी आपको मारा और पापा ने भी आपको मारा, अब दोनों लोग के मारने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, वो भी छोड़ के चली गई और जो नहीं आई वो भी छोड़ के चली गई। अब दोनों छोड़ के चली गई, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। ना मिला राम, ना मिला भगवान, अब इनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो दोनों चीज की जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो हम किसका यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि P ऑफ A विथ कंडीशन B इज गिवन बाय P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। और अगर यहाँ से हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपने P ऑफ B डॉट P ऑफ A विथ कंडीशन B, ये हमारा क्या हो गया? तो आपने कहा ये हमारा पहला हो गया। और अगर यहीं से हम फाइंड करें P ऑफ B विथ कंडीशन A, P ऑफ B विथ कंडीशन A, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपने को ये हो जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। हाँ या ना, ये तो अभी हमने पढ़ा किससे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ से अगर P ऑफ B इंटरसेक्शन A को फाइंड करें तो डेट विल बी इक्वल टू क्या? तो ये इससे आके मल्टीप्लाई, तो P ऑफ A डॉट P ऑफ B ऑफ A।
ये हमारा हो जाएगा सेकंड। तो आपने कोई फर्स्ट और सेकंड से देखे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो आपने कोई फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या पता चला कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ B विथ कंडीशन A, या फिर P ऑफ B, तो P ऑफ A विथ कंडीशन B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने मतलब समझ लिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या मतलब है? तो आपने को हमको दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ए भी हो रहा हो और बी भी हो रहा हो। दैट मीन्स ये कुछ उसी तरीके से कि आपने दो जॉब के लिए अप्लाई किया और दोनों ही जॉब में आपकी नौकरी लग गई। तो आपने को या ए वाले में भी नौकरी लग जाए एंड बी वाले में भी, एंड और नहीं, और का मतलब होता है या तो ए में लगे या तो बी में लगे, एंड का मतलब तो दोनों में नौकरी लग रही है आपकी। तो ए में भी लग गई एंड बी में भी लग गई, ए में भी लग गई एंड बी में भी लग गई। तो उसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि पहले आपकी ए में जॉब लगी हो, उसके बाद बी में लगी हो। तो ए में लग चुकी है ना, तो इसलिए कंडीशन क्या हो गया? ए। कंडीशन का मतलब क्या होता है? वो चीज पहले हो चुकी होती है, वो चीज पहले हो चुकी होती है तभी तो कंडीशन है भाई। जब कंडीशन काम होने के बाद थोड़ा ना लगेगी। जैसे मैंने कहा मेरे को काम कंप्लीट करना है, तो आपने अगर काम कंप्लीट कर लिया तो मैं तब कंडीशन थोड़ा ना लगाऊंगा कि आपको एक दिन के अंदर काम कंप्लीट करना था। वो तो भाई कंडीशन पहले लगता है काम होने से पहले। तो आपने को ये पहले ए हो गया था, उसके बाद बी हो रहा है। तो बी बाद में हो रहा है तो उससे पहले ए हो चुका है, इसका मतलब ये होता है पहले बी हो गया था, उसके बाद ए हो रहा है। दैट मीन्स ए विल हैपन आफ्टर बी एंड इन दैट केस बी विल हैपन आफ्टर ए। ये होता है अंतर। तो इसी को कौन बताता है कि बोथ ए एंड बी? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दोनों ही इवेंट हो रहे हैं, ओ ए एंड बी दोनों ही इवेंट हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? ये तो एक चीज पहले होता है, दूसरा वाला बाद में होता है। दोनों एक साथ चीजें नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कोई जुड़वा बच्चा भी होता है, तो दोनों एक साथ नहीं निकलते, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। तो 5 सेकंड का भी गैप होगा, बट गैप होता है। बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अब इसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही कॉन्सेप्ट बनता है इंडिपेंडेंट का। क्या बनता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कि मान लीजिए आपको मन था ही नहीं बाहर जाने का, मन था ही नहीं बाहर जाने का गेम खेलने के लिए, और पापा ने कंडीशन ये लगा दी कि बाहर नहीं जाना है। तो आपने को ये पापा बोले या ना बोले, हमको तो बाहर जाना ही नहीं था गेम खेलने, तो उस कंडीशन का कोई भी इफेक्ट पड़ा ही नहीं। आपने कहा कि भैया हमको खाना आलू पराठा मिले कुछ भी मिले, हमको तो भूख ही नहीं थी तो हम खाएंगे ही नहीं। दैट मीन्स उस कंडीशन का कोई फर्क पड़ा ही नहीं। हम तो पहले ही लतखोर हैं, तो कोई भी हमको मारे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि हम पे उस कंडीशन को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। दैट मीन्स कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसपे किसी कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि जो आपने कंडीशन लगाया, जो चीज पहले हो चुकी है, उसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने कहा आग लग गई और खाना बन गया, तो अपने को खाना बन जाना और आग लगना दोनों ही अलग अलग चीजें, उसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। दैट मीन्स वो दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे इवेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होने के केस में जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है वो किसकी इक्वल होता है? तो आपने कोई पहले कोई इवेंट होगा, तो हमने कहा कि भैया P ऑफ A पहले हो गया। अब B जो था वो A के कंडीशन में हो रहा था। B जो था क्या था? A के कंडीशन में था। अब बी जो है ए के कंडीशन में हो रहा था, लेकिन आपने कहा कि भैया बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ए हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये जो बी पी ऑफ ए था वो सिर्फ पी ऑफ बी रह जाएगा। दैट मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B के इक्वल है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि सो दैट दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कैसे होगा? तो आपको एलएचएस अलग सॉल्व करना होगा, आरएचएस को अलग सॉल्व करना होगा और दोनों को इक्वल दिखाना होगा। अगर दोनों ही एलएचएस आरएचएस सॉल्व करने पे इक्वल आते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो डिपेंडेंट इवेंट है। होप सो कि ये बात आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। तो आज की वीडियो अगर समझ में आई हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चले कि प्रोबेबिलिटी को कैसे इजी तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसका हुआ बना के रखते हैं कि क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी क्या है। कुछ नहीं है, एकदम बउआ टाइप की चीजें हैं और बउआ करके ही आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।